नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको दें और किसी न किसी विषय के ऊपर आपसे चर्चा करें, आपसे बातचीत करें और आपको बताएं कि क्या कुछ समस्याएं शरीर से जुड़ी हमारे साथ हो सकती हैं या आसपास अगर हो रही हैं तो उनका क्या उपचार है। आज हेलो डॉक्टर में हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ एक ग्रोइंग बीमारी है बल्कि एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुनकर हम सब डर जाते हैं। जहां बहुत कॉमन नाम है इस बीमारी का और इसको सुनते से एक अलग सा डर हम सबके मन में आ जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कैंसर के बारे में। क्या है कैंसर, क्यों होता है, क्या इसका इलाज संभव है और किस तरह से कैंसर के क्षेत्र में, कैंसर के उपचार में नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, नई आगे और तकनीक ने विकास कर लिया है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश यादव। आप एक वरिष्ठ कैंसर सर्जन हैं, बहुत सी जटिल कैंसर सर्जरीज आपने की हैं, आपको बहुत एक लंबा और विस्तृत अनुभव है और कहीं ना कहीं अपनी सर्जरीज से, अपनी टेक्निक से इन्होंने कई मरीजों को जीवन दान दिया है। ना सिर्फ मरीजों को बल्कि यूँ कहेंगे कि कैंसर से के साथ जी रहे बहुत सारे लोगों को और उनके परिवारों को जीवन दान दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर दिनेश यादव का। डॉक्टर दिनेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो डॉक्टर में। साथ ही यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं डॉक्टर साहब से बात करना हेलो डॉक्टर के जरिए, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 0141 270 4098 और 0141 270 4999। तो यदि आप डॉक्टर साहब से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी फ़ोन लाइंस खुली हुई हैं, आप फ़ोन करके हमारे डॉक्टर दिनेश यादव से बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हम सब जानते हैं आप तो एक प्रोफेशनल हैं, आपके लिए ये एक कंडीशन है, आपके लिए ये एक अलग तरह का विषय है। लेकिन जब आम जनता कैंसर का नाम सुनती है तो एक अलग सा डर सबके मन में आ जाता है और ये आजकल बहुत कॉमन भी सुनने में आता है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि कैंसर होता क्या है। साइंटिफिक भाषा में बोले तो कैंसर इज अनप्रोग्राम सेल डेथ। दैट उसको हम अगर जनरल कंडीशन में बताएं तो जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनका डेवलपमेंट, शरीर के कंट्रोल से बाहर हो जाना। तो उसमें जो ट्यूमर्स होते हैं या फिर जो गठानें होती हैं वो साइज में इतना बढ़ जाती हैं कि वो कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसी को हम कैंसर कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ट्यूमर बढ़ जाता है, गांठ बढ़ जाती है, लेकिन गांठ एक बहुत कॉमन शब्द है और उससे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हम बात करें किसी लम्ब का ऑपरेशन हो रहा है या गांठ का ऑपरेशन होता है, कैंसर की गांठ और एक ऑर्डिनरी गांठ में कैसे फ़र्क पता चलता है? क्या किसी पेशेंट जिसको कोई गांठ हो रही है, इसे कॉमन सुनने में आता है कि मुझे यहाँ फील हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो वो कैसे पता कर सकता है कोई भी व्यक्ति? कोई भी गठान जो लंबे समय से है, 6 महीने, साल भर, तो रूटीनली अगर कैंसर की गठान है तो वो साइज़ में अचानक काफ़ी बढ़ जाएगी या उसमें दर्द होने लग जाएगा, तो वो कैंसर की गठान है। अगर साइज़ में उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं है या फिर उसमें कोई नया दर्द नहीं हो रहा, कोई भी चेंज जो रूटीन से अलग है, वो कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है। गठाने शरीर के अंदर होना एक कॉमन फीचर है, किसी के भी हो सकती है, लेकिन वो कैंसर में कब कन्वर्ट होती है उसके स्पेसिफिक कुछ इंडिकेशंस रहते हैं जो हमें शरीर से प्राप्त होते हैं। वो कुछ इंडिकेशंस जिनको हम कह सकते हैं कि अगर साइज किसी भी ट्यूमर का 1 महीने के अंदर डबल हो गया है या फिर उसके अंदर कोई पहले पेन नहीं होता था, अब पेन होने लग गया, तो ये फीचर्स रहते हैं कि वो ट्यूमर कैंसर का हो सकता है या पहले कोई ट्यूमर रहा हो वो अब कैंसर में कन्वर्ट हो गया हो। जी कभी कभी डॉक्टर साहब इस तरह की बातें भी सामने आती है, क्योंकि हम गांठ की बात कर रहे हैं, दर्द ना होना भी एक लक्षण होता है। कितनी सच्चाई इस बात में? कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जहाँ पर गांठ हो जाती है लेकिन उसमें दर्द नहीं होता, किसी तरह के कुछ उसमें सिम्टम्स नहीं समझ में आते पेशेंट को या जिस व्यक्ति को हो रही है। क्या ये भी एक सिम्टम हो सकता है? नॉर्मली कैंसर के अंदर जो गठानें होती हैं वो ऑर्गन स्पेसिफिक रहती है। अगर जैसे ब्रेस्ट के अंदर है तो वो उसके अंदर नॉर्मली पेन नहीं होता है, पेट के अंदर रहेगी तो उसके अंदर पेन होने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर अगर कोई गठान है तो उसके अंदर भी पेन होने का, या पाँव में होगा तो पेन होने का चांस रहता है। ब्रेस्ट के अंदर या फिर जो हाथ पाँव में रहती है गठानें, उनके अंदर नॉर्मली पेन नहीं होता है। तो उसके अंदर आपका साइज अगर सडनली इंक्रीज हो रहा है या अचानक इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम कैंसर का फीचर मान सकते हैं, उसको एवेल्युएट करवाना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, एक जो सवाल है जो सबके मन में आता है कि आखिर ये कैंसर होता ही क्यों है? आजकल सब में इतनी अवेयरनेस है, आज हम बात करें तो इंटरनेट पे इतनी जानकारी है, सब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, फिर भी इट इज़ समथिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो मेन रीजंस क्या है कैंसर होने के? कैंसर के जो रीजंस हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
वन इज़ कंट्रोलेबल एंड अनदर इज़ नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब जो हमारे हाथ के अंदर रहता है, जैसे कि हमारा खान पीन है, ठीक है, हमारा जो जीने का तरीका है, ठीक, हम जो बाहर मार्केट में निकलते हैं, ठीक है, हम जो खाते हैं, हम जो रहते हैं, ठीक, वो सब चीज़ें हमारे कंट्रोल की चीज़ें हैं, तो उनको कंट्रोलेबल कारण कहते हैं कैंसर के। कुछ कारण हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे जेनेटिक है, फैमिलियल कोई कैंसर हुआ, ठीक, ब्रेस्ट का कैंसर हुआ, ओवरी का, बच्चेदानी का कैंसर हुआ, या फिर स्टोमक का, बड़ी आंत का। इन कैंसर्स के अंदर संभावना रहती है कि जेनेटिक कॉज हो। ज़्यादा संभावना ये रहती है 95% की एनवायरनमेंट रिलेटेड कारण ही उससे रिलेटेड होते हैं, जिनको हम मॉडिफाइबल कॉज कहते हैं, या फिर जो चेंज हो सकते हैं। मेन कॉज जो रहता है उसके अंदर हम स्मोकिंग को, टोबैको को लेते हैं। जी, और ये बहुत ही बड़ी बात आपने कह दी है। यहाँ पर शायद सभी दर्शक ये जानते हैं कि से नो टू टोबैको, सिगरेट बहुत ज़्यादा इंजूरियस होती है हेल्थ के लिए। डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं एक संदेश भी दे दिया है कि अल्कोहल और टोबैको दोनों ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर होने का। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही मैम। अल्कोहल और टोबैको जो वन ऑफ द मेजर कॉज रहते हैं, वो उसी से रिलेटेड रहते हैं। जो पेशेंट टोबैको लेते हैं और साथ के अंदर स्मोकिंग करते हैं, तो आप मान के चलिए कि उनके अंदर कैंसर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। जनरल पब्लिक से उसको 5 to 10 टाइम्स कहते हैं जी। तो चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। उनसे जितना अवॉइड करेंगे टोबैको को और स्मोकिंग को, उतना हम कैंसर से दूर रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, क्योंकि हमने बात करी यहाँ पर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की खास तौर से, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है, कॉर्पोरेट कल्चर आ गया, और यहाँ पर एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं ये सब चीज़ें। और कहीं ना कहीं जो लोग नहीं इन चीज़ों से दूर रहते हैं, उन्हें थोड़ा सा आउटकास्ट फील किया जा करवाया जाता है कि अरे भाई तुम मॉडर्न नहीं हो। और साथ में स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और इससे कोप करने के लिए जो लोग हैं वो इसका सहारा लेते हैं। कैन दिस लीड टू कैंसर? लाइफस्टाइल जिसको हम अपने रूटीन लाइफ को काउंट करते हैं, वो कैंसर के अंदर डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो हमें अल्टीमेटली उसको चांसेज ऑफ कैंसर को इंक्रीज ज़रूर करता है। हम बाहर गए, ठीक है, हमने जो खाना खाया, ठीक है, हमने जो कपड़े पहने, ठीक, ये सब चीज़ें हमारे उसको इफ़ेक्ट डालती है। स्मोकिंग और टोबैको एंड अल्कोहल, ये आज के टाइम में इसको एक फैशन की तरह लिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इस कैंसर के चांसेस को इंक्रीज करते हैं। तो उनको अवॉइड करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। स्पेसिफिकली जो यंग बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्पेसिफिक हम बोलना चाहते हैं कि ठीक है, इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप कैंसर से भी दूर रहेंगे। ये चीज़ हमारे मॉडिफाइबल कॉजेज हैं, तो इनको चेंज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। अरे बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि ये जो कारण है, जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या पीयर प्रेशर है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली कैंसर शायद ना देता हो, लेकिन उसके होने की जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, उसको कई गुना बढ़ा देता है। तो इससे अगर हम दूर रहेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे और इस तरह की भयावह बीमारी से भी हम दूर रख सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया कि आजकल जो इंसिडेंसेस है कैंसर के काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले कैंसर इतनी आम बात नहीं होती थी, कैंसर का नाम सुन के लगता था कोई बहुत रेयर होता था और बहुत बड़ी बात होती थी। आजकल खास तौर से सेलिब्रिटीज़ में अगर हम सोशल मीडिया देखें तो बहुत कॉमन हो गया है ये। क्या कारण है कि इतना ज़्यादा इसका इंसिडेंट है वो बढ़ चुका है? केवल मात्र सेलिब्रिटीज़ में ही नहीं है, जनरल पब्लिक के अंदर भी कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। इवन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का डेटा है, वो ये कह रहा है कि 2027 तक कैंसर लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो जाएगा। मतलब अभी तक हम सुनते थे कि हार्ट अटैक हो गया, या फिर है ना जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गए, या इन्फेक्शन हो गया, ये कॉजेज मेन कॉज थे डेथ के। लेकिन 2027 तक इट विल सरपास, ये उन सबको पार कर जाएगा। तो जितना हम हमारी लाइफ को चेंज करेंगे उतना हम उससे फ्री रहेंगे। ठीक है, हम खान पीन में और सब चीज़ों में ध्यान रखेंगे तो हमारे चांसेस ऑफ कैंसर डिक्रीज ही रहेगा। जो हम एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ लेते हैं, या फिर हमारे लाइफस्टाइल में जो चेंजेस रहते हैं, हमारा वजन बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे खान पान के अंदर पैकेज्ड फूड आ गया है, तो वो सब कॉजेज कैंसर को इंक्रीज करते हैं। जी, क्योंकि जिस तरह के केमिकल्स उनमें यूज़ होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो देखिए, कुल मिला के डॉक्टर साहब आज ये समझ में आती है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर, और प्रिवेंशन कोई बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा मैसिव टास्क नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, कोशिश ये करनी है कि आप शुद्ध खाना खाएं और स्वच्छ हवा में सांस लें। और जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल क्लाइमेट सेविंग के ऊपर, क्लाइमेट को बचाने के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हम प्रकृति से
लेते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रकृति को लौटाए भी। तो हम सबको भी पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं एक स्वच्छ हवा में रह सके और कैंसर जैसी भयावह बीमारियों से दूर रह सके। डॉक्टर दिनेश, पता कैसे चलता है कि कैंसर है? कैंसर को पता करने के कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस रहते हैं। ब्रेस्ट के अंदर अगर कोई गठान है वो सडनली इंक्रीज हो रही है तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर से कोरिलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो 40 प्लस का एज रहता है फीमेल्स का, उनके अंदर रेगुलर अगर एग्जामिनेशन करवाते हैं और कोई नया गठान अगर बॉडी के अंदर ब्रेस्ट के अंदर पता चलता है तो उसको हम कैंसर से कोरिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर कहीं से भी, चाहे यूरिन के अंदर हो रहा हो या फिर है ना जो मल के अंदर अगर खून आता है तो वो एक चांसेस रहता है कि वो कैंसर के कारण हो सकता है, तो उसको इवेल्युएट करवाना जरूरी होता है। इसी तरीके से स्किन कैंसर अगर हाथ पर, पाँव पर या फिर जो भी हमारा बॉडी का एक्सपोज्ड पार्ट रहता है स्किन का, उसके अंदर कोई नया निशान पड़ रहा हो, उसका निशान में कोई पहले निशान था वो चेंज हो रहा है, कोई तिल था, तिल की साइज़ में चेंज हो रहा है, तिल पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, या उसमें कोई घाव बन गया है, तो उन सब वो हमारे स्किन कैंसर को कोरिलेट करता है। ऐसे ही फीमेल्स के अंदर अगर एक बार माहवारी बंद होने के बाद दोबारा माहवारी चालू हो जाए या फिर जो सिक्रेशंस होते हैं उनका स्मेल आए तो ये इंडिकेट करते हैं कि कैंसर हो सकता है और उसको हमें इवेल्युएट करवाना है। हर सिम्टम कैंसर नहीं होता लेकिन हमें वो इंडिकेट करता है। भगवान ने हमें मौका दिया है कि ठीक है उसको हम फॉलो करें तो हम जल्दी बीमारी को पकड़ सकते हैं या फिर हम बीमारी से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये ज़रूरी नहीं है कैंसर हो, लेकिन सिम्टम्स हो सकते हैं। और यदि आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहे हो, आप कुछ जानकारी चाह रहे हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 0141270499 और 014127040998। तो यदि आपके मन में भी कुछ सवाल है, कुछ शक है, कुछ शंका है, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप डॉक्टर दिनेश यादव से फ़ोन करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर हम हमारे देश की बात करें तो ऐसे सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाने वाले कैंसर्स कौन से हैं डॉक्टर दिनेश? सबसे कॉमन कैंसर जो फीमेल्स में होता है वो ब्रेस्ट कैंसर है, स्तन का कैंसर। इसके अलावा जो स्पेसिफिकली हमारे इंडिया के अंदर कॉमन कैंसर है वो मुंह के और गले के कैंसर होते हैं, जो विदेशों में नहीं होता है उतना, हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन कैंसर है। इसके अलावा बड़ी आंत का कैंसर रहता है। बड़ी आंत के कैंसर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो वो कैंसर हो सकता है। ऐसे ही बच्चेदानी का कैंसर है, ठीक है, या बच्चेदानी के मुंह का जिसको सर्वाइकल कैंसर रहते हैं वो भी काफ़ी कॉमन कैंसर में। हाथ पाँव के अंदर गठानों में तो सार्कोमा कहते हैं उनको। तो ये कॉमन कैंसर्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। जी बिल्कुल। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, में ये बात करते हैं। चूरू से हमारे साथ सुनील जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं आपका। मैम मैं चूरू से बोल रहा हूँ, सुनील कुमार। जी सुनील जी, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। बताइए डॉक्टर दिनेश से क्या जानना चाहते हैं आप? मैं तो ये जानना चाह रहा था मैम कि डॉक्टर साहब से कि जो कीमो करवाते हैं, कीमोथेरेपी जो बोलते हैं, उससे एक डर लगता है कि बाल उड़ जाते हैं, तो वो बाल जल्दी आ जाते हैं कितने दिन में, या फिर उसके लिए अलग से कोई दवाई लेनी पड़ती है? जी बिल्कुल, हम ट्रीटमेंट पर आने ही वाले थे और सुनील जी ने पूछ लिया। आपने सही सवाल पूछा। कीमोथेरेपी से बाल जरूर जाते हैं, ठीक है, और इस ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है उसमें तो काफ़ी कॉमन है कि ठीक है पूरे बाल चले जाएं, लेकिन ये भी नियम है कि ठीक है एक बार कीमोथेरेपी स्टॉप करने के बाद 3 से लेकर 6 महीने के अंदर सारे बाल लगभग वापस आ जाते हैं। ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि ठीक है बाल कम हो गए हों या फिर कुछ दिखने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो। वो ट्रांजिएंट रहता है, जैसे ही ट्रीटमेंट ख़त्म होता है वापस बाल आ जाते हैं। जी यहाँ पर सुनील जी के ही सवाल का एक एक्सटेंशन मैं लेना चाहूँगी डॉक्टर दिनेश, कि डाइट का एक बार ट्रीटमेंट हो गया, कीमो चल रही है और सब प्रोसेस पूरा हो गया, तो उसमें डाइट और लाइफस्टाइल किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे एक नॉर्मल लाइफ पर जल्दी से वापस आ जाएं? डाइट के लिए स्पेसिफिकली कहा जाता है कि जो भी हेल्दी डाइट है अगर हम उसको फॉलो करते हैं, वेट को इंक्रीज़ नहीं करते हैं, वजन अगर बढ़ेगा, स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम आती है ब्रेस्ट कैंसर के कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ख़त्म करने के बाद कि वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो उस टाइम अगर खान पीन का ध्यान रखेंगे, उसके अंदर हम फैटी मील को कम रखेंगे, हेल्दी मीट जो मील है उसको ज़्यादा खाएंगे, हरी सब्जियां हैं या फिर जिसको हम वेजिटेबल्स कहते हैं या फ्रूट कहते हैं, उनकी मात्रा अगर ज़्यादा रखेंगे तो
रिकवरी जल्दी होगा, रिकवरी का पैटर्न भी अच्छा रहेगा। जी सुनील जी, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो डॉक्टर दिनेश, अब यहाँ से आ जाते हैं हम ट्रीटमेंट पर आने ही वाले थे। कैंसर कैसे पता चलता है आपने बता दिया, जहाँ पर चेकअप ज़रूरी है, गांठ या कुछ अनयूजुअल बॉडी इंडिकेशंस हमें मिल जाते हैं, लेकिन इसके ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं? जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसके 3 पार्ट रहते हैं, ठीक है। एक जो इनिशियल ट्रीटमेंट रहता है, अर्ली डिजीज़ रहता है तो सर्जरी रहता है, ऑपरेशन करके उसको बीमारी को निकाल दिया जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट रहता है रेडियोथेरेपी, जिसको हम जनरल लैंग्वेज के अंदर सेक कहते हैं। तो सेक का ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह लेते हैं, या फिर अगर बीमारी का साइज बड़ा होता है और ऑपरेशन के बाद उसको रेडियोथेरेपी को यूज किया जाता है। तीसरा ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी। उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट ब्लड कैंसर के अंदर है, या फिर कीमोथेरेपी अगर बीमारी ज़्यादा है, साइज बड़ा है, तो उसको कम करने के लिए कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी यूज किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक और जुड़े हमारे साथ में। हेलो जी, हेलो, बहुत स्वागत है आपका। जी जी बताएं। भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। हेलो जी, बहुत स्वागत है आपका। भोपाल से प्रदीप साहू जी जुड़े। से डॉक्टर दिनेश से। जी पूछिए सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अभी क्लाइमेट में क्या चेंज हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन होल जो है वो दिन पे दिन ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो उससे जो ऊपर से एटमॉस्फेयर से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, वो भी उसकी भी इंटेंसिटी जो है क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो भविष्य में अपन क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है ये स्किन पर या दूसरी तरह के ऑर्गन्स पर क्या इफेक्ट डाल सकती है, और इससे किस तरह के कैंसर होने की संभावना है, और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? जो ओजोन लेयर के अंदर छेद का आप बात कर रहे हैं, तो ओजोन लेयर के छेद में अगर हम स्पेसिफिक बीमारियों के लिए बोलें या कैंसर के लिए बोलें, तो स्किन कैंसर का संभावना इंक्रीज हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका तो एक ये कि ठीक है हम कवर करके चलें, ठीक है, हैट लगा के चलें, या फिर है ना जो छाता लेके चलें। ओजोन लेयर के अंदर छेद होना ये इट्स नॉट अ मॉडिफाइबल कॉज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से उसके अंदर चेंजेस होके फिर उसके अंदर होल हुआ है। तो जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है, वो हम अपने आप को कवर करके रखें, बहुत ज़्यादा धूप के अंदर नहीं जाएं। ऐसा नहीं है कि धूप में नहीं जाना है, हम अपने काम के लिए तो जाएंगे ही, ठीक है, हमारा जो भी काम है उसके लिए हमें धूप में थोड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन हम उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम कवर होके जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और जहाँ तक बात रही भोपाल से प्रदीप जी, आपने हमें कॉल किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें बहुत खुशी हुई जानकर कि आप जागरूक सिटीज़न हैं, आप एक अवेयर सिटीज़न हैं। ओजोन डिप्लीशन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट सेविंग हमारे हाथ में कहीं ना कहीं है। तो हम ये मिनिमम कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जहाँ पर घने पेड़ हों उनकी कटाई को हम देखें कि उन्हें काटा ना जाए, खुली हवा में जाएं, क्योंकि धूप भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितने बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं। हमसे बात करने के लिए प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे रेडियोथेरेपी की, आप रेडियोथेरेपी के बारे में बता रहे थे, तो हमारे दर्शकों को विस्तृत से जानकारी दीजिए कि किस तरह से होती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और रिकवरी कैसे होती है। रेडियोथेरेपी का जो इवोल्यूशन है या उसका डेवलपमेंट है कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर स्पेसिफिकली बोले तो आज से 20 साल पहले कोबाल्ट का एक मशीन होता था, उससे ट्रीटमेंट होता था। अब वो जो इवोल्यूशन है या फिर उसके अंदर ट्रीटमेंट के अंदर चेंजेस है साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए, तो उसके लिए लीनेक करके एक मशीन आया जिसमें हम स्पेसिफिक एक ऑर्गन को टारगेट करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको IMRT IGRT ये कहते हैं। अभी इवन उससे आगे बढ़ के साइबर नाइफ और गामा नाइफ जैसे ट्रीटमेंट आ गए, जिनको बिल्कुल प्रेसाइज एक स्पेसिफिक पॉइंट को टारगेट करके या ट्यूमर को टारगेट करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बार डायग्नोज हो जाए तो ये मैनेजमेंट डिजीज़ बन जाती है। तो इसमें जब मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कैंसर की, तो पेन एक बहुत क्रूशल फैक्टर होता है। पेन मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, क्योंकि पेशेंट जो होता है एक तो वो ट्रॉमा में होता है, उसकी फैमिली ट्रॉमा में होती है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होता है कि पता नहीं अब क्या होगा। ऐसे में पेन मैनेजमेंट को लेकर के मानसिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से किस तरह का जो ट्रीटमेंट है दिया जाता है? पेन मैनेजमेंट एक ग्रेडेड ट्रीटमेंट रहता है, उसके अंदर एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि ठीक है इनिशियली पैरासीटामोल से ट्रीटमेंट स्टार्ट करके हम लास्ट में मॉर्फिन तक जाते हैं। मॉर्फिन मतलब कि एक तरह से अफीम के अंदर जो एक्सट्रैक्ट रहते हैं उसको स्पेसिफिक डॉक्टर्स ही एडवाइज कर सकते हैं, मार्केट के अंदर नहीं ले सकते। स्पेसिफिक डॉक्टर्स में उनको कह सकते हैं जो पेन मैनेजमेंट को हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं।
तो और जो पेन होता है वो हर आदमी का अलग अलग तरीके का परसेप्शन होता है। किसी आदमी को हो सकता है सिंपल पेन में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस रहे, किसी को हो सकता है उसी पेन में कोई डिस्ट्रेस नहीं हो। तो योगा और जो एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, हम अपने आप को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक, म्यूजिक थेरेपी, ये सारे ट्रीटमेंट्स हमारे पेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं आप, एक वरिष्ठ कैंसर सर्जन हैं, आपने बहुत सारी सर्जरीज की होंगी और कभी कभार ऐसा हुआ होगा आपके एक्सपीरियंस में कि जहाँ पर एक पेशेंट बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड और बहुत ही निराश आया हो, लेकिन आपकी ट्रीटमेंट के बाद में, सर्जरी के बाद में उसे एक नई ज़िंदगी मिली हो, उसके परिवार को नई ज़िंदगी मिली हो। किस तरह से आपने मोटिवेट किया, किस तरह से ऐसे पेशेंट्स को आपने डील किया, उसके बारे में कुछ बताएं। अभी स्पेसिफिकली काफ़ी कॉमन है कि यंग बच्चों के अंदर बीमारियां काफ़ी होने लगी है, यंग गर्ल्स के अंदर काफ़ी बीमारियां होने लगी है। पहले जो कैंसर, स्तन कैंसर 60 की उम्र के बाद होता था, अभी हमारे ओपीडी के अंदर या जब हम ओपीडी में देखते हैं तो यंग पेशेंट्स भी आने लगे हैं 20 साल, 30 साल या 40 साल की एज के अंदर ही। तो अभी रिसेंटली एक यंग बच्ची आई 22-23 साल का एज, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ। सबसे पहले जो उसका क्वेश्चन था कि ठीक है, नहीं मेरा तो लाइफ ख़त्म हो गया, तो उसको सबसे पहला चीज़ तो ये समझ आया कि ठीक है, काफ़ी कॉमन बीमारी है। अब पहले की तरह नहीं है कि ठीक है, हम दूर में किसी को सुनते थे कि नहीं उस गांव में किसी को हो गया या उस शहर में हमारे रिलेटिव को हो गया। अभी कॉमन बीमारी है, तो उसका ट्रीटमेंट संभव है। पहले जो ट्रीटमेंट बिल्कुल कीमोथेरेपी पर ही डिपेंडेंट था या फिर सर्जरी पर ही डिपेंडेंट था, वैसा नहीं है। अभी उस ट्रीटमेंट में हर पार्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो अब ट्रीटमेंट के साथ अगर आप फॉलो करते हो उसको, या हम जो ट्रीटमेंट एडवाइज करते हैं जो नियम के हिसाब से है, तो उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप बीमारी से फ्री भी हो जाएगी। वो बच्ची आज अपना ट्रीटमेंट भी कंप्लीट करवा चुकी। उसका जो ब्रेस्ट का हमने ऑपरेशन किया, तो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी होती है, ब्रेस्ट बचाने वाली सर्जरी, तो वो सर्जरी भी हो गई। आज वो मोटिवेटेड भी है, ठीक, और अच्छी इन्फ्लुएंसर भी है, बाकी लोगों को भी इम्प्रूव कर रही है कि ठीक है, नहीं आप ट्रीटमेंट करवाइए। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इंसान की जो विल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक बहुत अहम रोल प्ले करती है फैमिली के साथ साथ, कि जहाँ पर ठीक होने की इच्छा होनी चाहिए। जहाँ इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है वहाँ पर सभी सपने अपने आप से ही टूट जाते हैं। डॉक्टर, अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि एक ज़माना था कि जब कैंसर या कोई भी ट्यूमर, किसी तरह की बीमारी का नाम आता था तो लोग बड़े शहरों की ओर भागते थे, मेट्रोपॉलिटन्स की तरफ भागते थे। आज अगर हम अपने शहर की बात करें, अपने राज्य की बात करें, तो किस तरह के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आ गए हैं कि लोगों को यही उपचार मिल जाए? आज अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो जयपुर के अंदर अवेलेबल नहीं है, या फिर राजस्थान के अंदर हमारे जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर कोई ट्रीटमेंट, सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटी हमारे पास अवेलेबल है। ट्रीटमेंट मॉडलिटी में अगर हम ऑपरेशन का बोलें या सर्जरी का बोलें, तो सबसे एडवांस जो चीज़ें हैं उनमें रोबोटिक सर्जरी है, या फिर कुछ स्पेसिफिक जो गठाने होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मशीनें होती हैं। वो सारी मशीनें आज के टाइम जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर या उदयपुर के अंदर इजीली अवेलेबल है। ऐसे ही जो रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, जिसको सिकाई कहते हैं, रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के अंदर आज के टाइम में जयपुर के अंदर कोई ऐसा मशीन नहीं है जो जयपुर के अंदर अवेलेबल नहीं हो। इवन साइबर नाइफ या गामा नाइफ जो पहले दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर ही अवेलेबल था मेट्रोपॉलिटन्स में, वो आज जयपुर के अंदर भी अवेलेबल है। कीमोथेरेपी में भी कुछ ड्रग्स पहले अवेलेबल नहीं थी, इम्यूनोथेरेपी जिनको कह सकते हैं, तो वो सारी ड्रग्स आज के टाइम में जयपुर के अंदर अवेलेबल है। तो ये सारे ट्रीटमेंट जयपुर के अंदर अवेलेबिलिटी को देखते हुए आजकल पेशेंट जयपुर में या जोधपुर में या उदयपुर में रुकने लग गया है, बाहर मेट्रोपॉलिटन्स में उतना कॉमनली नहीं जाता है। जी, तो कहीं ना कहीं देखने में आता है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि सही समय पर अगर डायग्नोस हो जाए तो ये क्योरेबल भी है और ट्रीटेबल भी है। डॉक्टर साहब, लेकिन एक टर्म होता है कैंसर के साथ जुड़ा हुआ, टर्मिनल केयर, वो क्या होता है और किस तरह से उसका जो प्रोसीजर है वो किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर जो इतना एम्फेसिस हम सारा देते हैं कि ठीक है, नहीं स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो पेशेंट स्टेज 1, 2 या 3 में आते हैं उनका हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जो आइदर बीमारी बढ़ने के कारण या नेग्लिजेंस के कारण या कुछ और कारण जो हम जिनको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, उनके कारण चौथी स्टेज के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल में आता है या ट्रीटमेंट के लिए आता है। तो उस टाइम ट्रीटमेंट के लिए कई बार ये रहता है कि ठीक है, हम वो ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं दे पाते, या तो वीकनेस के कारण या कुछ और कारण के, तो उसको हम टर्मिनल इलनेस कहते हैं, क्योंकि हम आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं देने वाले हैं। तो टर्मिनल इलनेस में जो पेशेंट का ट्रीटमेंट रहता है
वो सारा पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है। ठीक, पेट के अंदर अगर कोई तकलीफ हुई तो छोटा सर्जरी करना है, बाईपास करना है, या फिर पाँव में दर्द है तो उससे रिलेटेड कोई इंजेक्शन लगाना है, तो ये सारे ट्रीटमेंट जिससे रिलीफ रहे। तो हमारा जो एम है उसमें ट्रीटमेंट के अंदर वो पेशेंट का सिम्टम का रिलीफ है। जो मेजर सिम्टम्स है उनमें पेन, पेट का एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट के अंदर कोई पानी भर गया है तो इन सबको निकालने का सिस्टम। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? स्पेसिफिकली जो हमारी यंग जनरेशन है, मेरे से छोटे हैं या फिर मेरे साथी हैं, उनके लिए एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि आप टोबैको से दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें। ठीक है, सोशल प्रेशर काफ़ी है कि ठीक है आपको ये चीज़ें लगता हो कि ठीक है ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो ये आपकी लाइफ के लिए खतरनाक है। इनसे जितना आप दूर रहेंगे आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। कैंसर ऐसा बीमारी है जिसके अंदर आपके ऊपर ही इफेक्ट नहीं आता, आपकी फैमिली भी अफेक्टिव होती है। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, आपने हमारे लिए समय निकाला और आपने जो भी जानकारी दी, हमें पूरी उम्मीद है कि हेलो डॉक्टर जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें ज़रूर इसकी जानकारी मिली होगी और ये बात समझ गए होंगे कि जो चीज़ अपने हाथ में है, जो चीज़ अपने कंट्रोल में है, उसे रख करके वो खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखते हैं और खुशी से डॉक्टर्स के पास आकर कह सकते हैं हेलो डॉक्टर। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।